हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में। स्वागत है आपका। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, संवैधानिक आयोग। और संवैधानिक आयोग में भी विशेषकर हम लोग बात करने जा रहे हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर। ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे दो प्रकार के आयोगों की चर्चा संविधान में की गई है। एक तो गैर संवैधानिक आयोग और दूसरा संवैधानिक आयोग। तो संवैधानिक आयोग वो होते हैं जिसका प्रॉपर किसी अनुच्छेद में चर्चा की गई हो, उल्लेख किया गया हो। जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, आपका अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग। ये सारे संवैधानिक निकाय हैं। और गैर संवैधानिक निकाय आपका जैसे मानव अधिकार आयोग, महिला अधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सारे आपके गैर संवैधानिक आयोग हैं। तो हम लोग निर्वाचन आयोग पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में किया गया है। आपको बता दें कि इनका जो मुख्य काम है वो देश में निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। ठीक है, ये देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराते हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। वो कौन कौन से इलेक्शंस होते हैं जो चुनाव आयोग कराते हैं? तो आपको बता दें कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों का इलेक्शन, संसद के सदस्यों का इलेक्शन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को ये संपन्न कराते हैं। और आपको बता दें कि इनका राज्यों में होने वाले पंचायत चुनाव और निगम चुनाव से कोई भी संबंध नहीं होता। उसके लिए अलग से एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, तो इनकी संरचना क्या है? इनकी संरचना ये एक 3 सदस्यीय संवैधानिक निकाय है। ये एक 3 सदस्यीय संवैधानिक निकाय है। आपको बता दें कि 1950 से लेकर 1989 तक ये एक सदस्यीय निकाय था। और जब संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1989 किया गया तो इस आयोग पर कार्यभार बढ़ गया। चूंकि क्या था 61वां संविधान संशोधन, पहले तो ये समझिए। 61वें संविधान संशोधन के तहत जो वोटर्स थे उनकी उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और जब 18 वर्ष कर दी गई तो जो नए वोटर्स थे वो बढ़ गए। जब बढ़ गए तो चुनाव आयोग पर कार्यभार बढ़ा। और जब चुनाव आयोग पर कार्यभार बढ़ा तो ये सदस्य जो आयोग था, आयोग के सदस्यों की वृद्धि करनी पड़ी और इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया 1989 में। ठीक है, तो यहीं पे आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलेगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है द बॉडी हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18। क्योंकि इस समय एज क्या है वोटिंग के लिए? 18 वर्ष रखी गई। 1947 15 अगस्त 1947 के पहले देश में सभी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं था। कुछ सीमित लोगों को ही वोटिंग अधिकार था। जैसे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, जब वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रांस की क्रांति जब वहां पे हुई तो फ्रांस की क्रांति के पहले क्या था कि सभी को वोटिंग राइट नहीं था। जिन लोगों के पास संपत्ति होती थी और उनको ही, जो एलाइड क्लास के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, उनको ही वोटिंग राइट दिया गया था। सभी को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। इसी प्रकार से भारत में भी सभी को वोटिंग राइट नहीं था और महिलाओं को तो विशेषकर था ही नहीं। ठीक है, तो इसके बाद जब वहां फ्रांस में क्रांति हुई तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और फिर ये जो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ा। और इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग विश्व इतिहास पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे संविधान ने वहाँ का जो समानता है, बंधुत्व है और फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड्स को, इक्वलिटी जैसे वर्ड्स को और फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड्स को एडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग विश्व इतिहास पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ फोकस करना चाहिए। तो संरचना आपको समझ में आ गई होगी। 1950 से लेकर 1989 तक ये एक सदस्यीय निकाय था। 1989 में इसे 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया और फिर पुनः 1990 में एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया। 1993 में फिर 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया और 1993 से लेकर
अब तक ये 3 सदस्यीय निकाय के रूप में काम कर रहा है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है CEC, ठीक है, और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो वो बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं, मेजोरिटी के आधार पर निर्णय लेते हैं। मान लीजिए मैं चीफ इलेक्शन कमीशन हूं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे पूरे राइट्स होंगे और मैं वो अन्य आयुक्तों की कोई बात ही ना मानूं, ठीक है। यानी जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी के आधार पर लिया जाएगा, बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। 2 लोग जहां भी होंगे वो बात मान्य होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है चाहे वो सदस्य या क्यों ना कह रहे हो कोई बात, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये 2 इलेक्शन कमिश्नर है, अगर ये एक तरफ हो जाए और ये एक तरफ, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात को भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी निर्णय यहाँ पे बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या होगा इलेक्शन कमीशन का संविधान में लाने का। तो इलेक्शन कमीशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना, जो किसी भी देश में क्या होता है लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है। मान लीजिए अगर चुनाव ही ना हो तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। पहले राजा हुआ करता था और राजा का लड़का ही राजा हुआ करता था। जो सिस्टम था वो एक प्रकार से क्या था, हेरिडेटरी था, ठीक है, वंशानुगत था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब कोई भी खुली प्रतिस्पर्धा का दौर है और कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता है। तो यही होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र की डेफिनेशन ही है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी इट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। तो यही उसकी डेफिनेशन ही है। तो इसीलिए चुनाव आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और वो भी तब जब चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने आप उद्देश्य बता दिया। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन आपको बता दें ये राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण नहीं करते। यानी इसका मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है ऐसा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति इन्हें अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते, इन्हें कार्यकाल की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। यानी CAG और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के तहत इनको भी हटाया जाएगा। तो उनके हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो उनके हटाने की प्रक्रिया हम आपको बता दें कि अगर राज्यसभा या लोकसभा के 50 सदस्य और लोकसभा के 100 सदस्य उस व्यक्ति यानी चुनाव आयुक्त पर क्या लगाएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाएंगे, ठीक है। और वो ऐसा प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, राज्यसभा के 50 सदस्य और लोकसभा के 100 सदस्य आरोप वाला प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाएंगे। इसके बाद सभापति और अध्यक्ष को ये पूरा अधिकार होता है कि इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। स्वीकार कर लिया तो 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी और इसके बाद क्या होगा कि जांच करेगी समिति, और अगर जांच समिति आरोपों को सही पाती है तो प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। और फिर इसके बाद दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव क्या होगा, पास किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग मेजोरिटी निकालेंगे तो मेजोरिटी कितनी निकल के आएगी लोकसभा की, 273। आप निकाल भी लेना और चेक कर लेना। और राज्यसभा की मेजोरिटी निकालेंगे तो 123 निकल कर आएगी। तो लोकसभा में 273 सदस्य चाहिए, यानी यही हो जाएगा लोकसभा का विशेष बहुमत, और राज्यसभा का विशेष बहुमत यानी 123 सदस्य, कम से कम इतना। इसके बाद मतलब इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये एक न्यूनतम सदस्य संख्या है, इतने जब तक नहीं होंगे तब तक प्रस्ताव पास नहीं होगा। फिर इसके बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के आदेश से ये पद मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने अभी तक उद्देश्य देखा,
उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य है देश में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना। और फिर हमने संरचना देखी, तो ये वर्तमान में 3 सदस्यीय निकाय है, ठीक है। एक मुख्य निर्वाचन आयोग, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल तो मैंने बताया, इन्हें कार्यकाल की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रपति इन्हें नहीं हटा सकते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को तरह इनको हटाया जाता है। वेतन भत्ता भी इनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही मिलेगा, यानी 2,50,000 रुपए मिलेगा। 2018 में हमने बताया था संसद ने इनके वेतन भत्ता को बढ़ा दिया था। तो इसके बाद आपने वेतन भत्ता किस पर भारित होता है? वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि बताई थी हम लोग, जो टैक्स देते हैं वो संचित निधि में जाता है, और इसके बाद संचित निधि के बाद सरकार तक वो पैसा पहुंचता है, और सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पुनः हम पर खर्च करती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनको वेतन भत्ता होता है। इनकी शक्तियां और कार्यों को हम देखें तो शक्तियां कार्यों में हम फिर से बता दें कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को ये संपन्न कराते हैं। और फिर से बता दूं, इनका पंचायत और निगम चुनाव से कोई संबंध नहीं होता, उसके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है संविधान में। संसद के परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग क्या होता है? वो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है, यानी कौन सा क्षेत्र घट गया, बढ़ गया, ठीक है। तो वो काम परिसीमन आयोग का होता है, ठीक है। अभी तक परिसीमन आयोग का 4 बार गठन किया जा चुका है। 1952 में पहली बार गठन किया गया, फिर 1962 में, फिर 1992 में और फिर 2002 में। फिर से ध्यान दीजिए, परिसीमन आयोग का गठन अब तक 4 बार किया जा चुका है। 1952, 1962, 1992, 2002 में। तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर भारत के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करेंगे, ठीक है। निर्वाचक नामावली तैयार करेंगे, इलेक्टोरल रोल, जिसमें कोई व्यक्ति अगर वोट डालने जब जाता है तो वो इलेक्टोरल रोल में देखता है उसका नाम है या नहीं। अगर इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होगा तभी वो वोट डाल पाएगा। और योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, ठीक है, कि कितने हर साल वोटर्स नए आ जाते हैं तो उनको योग्य मतदाताओं को रजिस्टर्ड करना, पंजीकृत करना। निर्वाचन के समय आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता आप अच्छी तरह जानते होंगे, जब निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, किसी के भी चुनाव हो तो आचार संहिता लागू की जाती है। आचार संहिता के दौरान कोई व्यक्ति अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। अनुच्छेद 103 में कहा गया, संसद सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देंगे, ठीक है। और राज्य विधानमंडलों सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर राज्यपाल को सलाह देंगे, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, यानी इसका मतलब ये है क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन हमने बताई थी कि क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो क्वालिफिकेशन जब संसद, जैसे आप सरकारी एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसकी में कुछ क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। फिर जब आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है, अयोग्यता होती है। इसी प्रकार से योग्यता और अयोग्यता, ठीक है। तो संसद सदस्यों के लिए योग्यता और निर्योग्यता निर्धारित की गई है कि किस आधार पर इन्हें डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। तो निर्योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को क्या करते हैं, ये सलाह देते हैं। संसद सदस्यों की निर्योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित मामलों में राज्यपाल को सलाह देते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, ठीक है। उन्हें देखते हैं, सबके अलग अलग सिंबल होते हैं सभी पार्टीज के, ठीक है। जब चुनाव होते हैं तो आपने प्रधानी का चुनाव देखा होगा तो हर बार सिंबल बदल जाते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, राजनीतिक दल रजिस्टर्ड होते हैं, उनके सिंबल नहीं बदलते, उनके सिंबल वही रहते। तो लेकिन ये सिंबल देता कौन है? ये सिंबल इलेक्शन कमीशन देता है, ठीक है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह, ठीक है, आवंटित करना। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता देना, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर की मान्यता देना, वर्तमान में 8 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, ठीक है। हम लोग इसे पॉलिटिकल पार्टीज वाले
टॉपिक्स में देखेंगे, राजनीतिक दलों वाले टॉपिक्स में देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात कर लें। राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त केंद्रीय निर्वाचन आयोग को सहायता देते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग को सहायता देते हैं। जिला स्तर पर जो जिला अधिकारी होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पे क्या होते हैं, निर्वाचन अधिकारी होते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रत्येक केंद्रों पर पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करते हैं। ठीक है, और पंचायतों और निगम का चुनाव कराने के लिए अलग से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो इनके दोष और कमियां क्या हो जाएंगी, दोष और कमियां ये हो जाएंगी कि इन्हें इनके कार्यकाल और योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। वैसे सामान्य कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, और योग्यता और पदावधि की चर्चा संविधान में नहीं की गई है। ठीक है, यानी रिटायरमेंट के बाद ये कोई दूसरा पद धारण कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए किसी निर्वाचन आयुक्त का एक कार्यकाल बचा हुआ है, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को प्रलोभन में आकर मदद भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई दूसरा पद भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके लिए ये वर्जित कर देना चाहिए कि कोई पद धारण नहीं करेंगे, जैसे कि और लोगों के लिए कर दिया गया है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के लिए। तो ये इनकी दोष और कमियां हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अगर टॉपिक पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहें, जिससे कि हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे और हमें भी आप लोगों से एनर्जी मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।